ठीक है, देखो तो हमने किया जो उसी को आज रिवाइज कर रहे हैं। आज 3 टॉपिक कर लिए हमने। आज उन्हीं 3 टॉपिक को जो है वो रिवाइज कर रही हूँ, कुछ नया नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं, तो आप जो है वो इनको लर्न कर लें तो बहुत अच्छा होगा। चैप्टर है भाई। देखो आज के टाइम में हमें क्या पता है, हमारे पास में हम सबके सब कहाँ ले रहे हैं, हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक देश है हमारे पास में। पर क्या हमेशा से सारे देश नहीं। आज के टाइम पे हम दो एक टर्म्स में बिलीव करते हैं, एक होता है नेशनलिज्म और दूसरा होता है आपके पास में डेमोक्रेटिक। दूसरा है आपके पास में डेमोक्रेटिक। दो चीजें हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं। नेशनलिज्म भाई देश के लिए भक्ति, नेशनलिज्म, और दूसरा है आपके पास में डेमोक्रेटिक, कि हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था हमारे पास में। सबसे पहले जब हमने इसके बारे में देखा तो सबसे पहले इसके बारे में हमें फ्रांस में देखने को मिला था, जिसकी पेंटिंग जिसके बारे में पेंट किया है एक आर्टिस्ट ने, जिनका नाम क्या है, वेरी गुड, फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम है, फ्रेडरिक सोरियो। कब किया था, 1848 में। कब किया था, 1848 में। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक में इसके 4 प्रिंट बनाए थे हमारे पास में, जो हमें डेमोक्रेटिक और सोशल और रिपब्लिक के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। वर्ल्ड होना चाहिए डेमोक्रेटिक, सोशल एंड रिपब्लिक। कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। पास में क्या बताती है, ये हमें एक इमेजिनेशन दे रही है, एक ऐसे वर्ल्ड की, इमेजिनेशन ऑफ अ वर्ल्ड which is democratic, social and republic। ये हमें ऐसे संसार का इमेजिनेशन दे रही है हमारे पास में, जो कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। इस चीज के बारे में आपको तो पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो जो पेंटिंग है, आप देखो आपकी बुक में भी पेंटिंग है। पेंटिंग में आपको देख लो आदमी और औरत दोनों के दोनों दिख रहे हैं, वो भी अलग अलग एज ग्रुप के। ऐसा नहीं कि सारे जवान हैं, आपको जवान भी देखने को मिल रहे हैं, बूढ़े भी देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हैं जो एक लाइन में हमारे पास में जो है वो मूव कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसको इज्जत देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे पास में, राइट। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमारे पास में सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है। सभी आदमी औरत सभी एज ग्रुप्स के साथ में मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। किसकी तरफ, एग्जैक्टली स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे पास में। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है हमारे पास में, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखो, ये भी एक फीमेल फिगर है जिसके एक हाथ में टॉर्च है हमारे पास, और दूसरे हाथ में देखो आपको एक कागज का टुकड़ा दिख रहा है रोल डाउन होके। वो क्या आपके पास में, वो चार्टर है आपके पास में, जो मेंस की राइट को बताता है। तो दो चीजें इनके एक हाथ में है एनलाइटमेंट टॉर्च, बात हो रही है एनलाइटमेंट टॉर्च। हमारे पास में चार्टर ऑफ मेंस राइट, भाई इंसानों के अधिकार का वो हमारे पास एक छापे देखने को मिल रहा है हमारे पास में, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे आप देखो कि जो लिबर्टी है उसको फीमेल फिगर से हमारे पास में सिर्फ इन्होंने ही नहीं, सिर्फ फ्रेडरिक सोरियो ने ही नहीं, कई सारे और भी आर्टिस्ट को सिंबलाइज किया है फीमेल फिगर से, फीमेल से उसको जो है वो दिखाने की कोशिश की है। और नीचे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग सिंबल्स को यहाँ पे तोड़ के फाड़ के रखा हुआ है हमारे पास में, कि कोई भी एब्सोल्यूट हमारे पास में कोई गवर्नमेंट पावर नहीं है जो हम पे रूल कर रही है या जो हम पे हुकूमत चला रही है। आर्य बात, दो तीन टर्म मैंने पहले ही बता देती हूँ। ये है आपका एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो नीचे आपको दिख रहे हैं
दिख रहे हैं वो किसके हैं? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूट क्या होता है? ये एक तरह का रूल होता है जिसमें रूल और गवर्नमेंट इन विच, बेटा इन पे एमसीक्यू आ सकते हैं इसलिए बता रही हूँ। रूल और गवर्नमेंट इन विच powers are held in the hands of few. Powers are held in the hands of few, या फिर इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन करें सीधा से सीधा। इसमें क्या होता है हमारे पास में जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ में हमें पावर जो है वो हमारे पास में कुछ ही लोगों के हाथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपके पास में यूथोपियन विजन। यूथोपियन विजन देखो यूज करते हैं, कई बार आता है आपके पास में व्हाट यू मीन बाय यूथोपियन विजन। यूथोपियन विजन क्या है हमारे पास में? यूथोपियन विजन हम यूज कर रहे हैं फॉर एन आइडियल सोसाइटी। आइडियल सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल। आइडियल सोसाइटी हमारे पास में क्या? आइडियल सोसाइटी भाई ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी तरह है वो भेदभाव नहीं हो रहा है, सब एक साथ में रहते हैं, आपस में जो है वो रह रहे हैं, किसी तरह की द्वेष भावना नहीं। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। ये बात समझ में, फ्रेटर्निटी होना, ये सारी चीजें एट अ सेम बहुत ज्यादा मुश्किल। तो सोसाइटी की बात करते हैं, जब भी आप बात करें यूटोपियन विजन की, तो आइडियल सोसाइटी दिखा रही है, तो ये यूटोपियन विजन दिखा रही है हमें। क्या दिखा रही है? यूटोपियन हमारे पास दिखा रही है कि वो एक आइडियल सोसाइटी को एज्यूम कर रही है हमारे पास, कि आइडियल सोसाइटी हमारे पास में होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, जैसे इस पिक्चर में बताई गई है कि लिबरल होने चाहिए, सोशल और रिपब्लिक टर्म्स को हटा देना चाहिए, मेन और वुमेन्स को सबको आपके पास में इक्वल आपको जो है वो रखना चाहिए। साथ ही आप देखो अलग अलग तरह के फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग पिक्चर में। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं हमारे पास में। फिर जर्मनी का फ्लैग है आपके पास में, जो कि एक ही रो में चल रहे हैं हमारे पास में, जो कि हमें क्या दिखा रहे हैं? दैट दे आर लिबरल एंड आल्सो दे आर शोइंग देयर ब्रदरहुड, कि हम एक साथ के साथ हम सब एक, राइट। पेंटिंग की हमारे पास में, जो कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूल को खत्म करके एक नेशन स्टेट की बात कर रही है हमारे पास में, और लिबर्टी लिबरल आइडियाज के बारे में बात करिए, इन सब की बात होगी। अब हम बात करते हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले आया कहां से? तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था हमारे, सॉरी सबसे पहले जो नेशनलिज्म की टर्म है आपके पास में, ये कहां से आई थी? तो ये सबसे पहले नेशनलिज्म की टर्म आई थी आपके पास में फ्रांस से। कहां से आई थी? हाँ जी। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस की सबसे पहले बात हो रही है कि भाई फ्रांस में सबसे पहले ये लहर दौड़ी देशभक्ति की। ये फ्रांस था जहां पे सबसे पहले नेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग से हुआ था। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत से। और कब हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789। कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789। इससे पहले फ्रांस क्या था? एक टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब एक टेरिटरी किसी के अंडर आती थी। इसका मतलब वहां पे अपनी खुद की जो है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम वहां पे देखने को मिलता था, राइट। फ्रांस में हमें क्या देखने को मिलता था उस वक्त? एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, जहां पे लिबर्टी दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलती है। एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलता था, मतलब सारी की सारी रूल्स या सारे के सारा जो पावर है वो किसके पास था? राजा के पास था। और यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर हमारे पास में लेके आया क्या? कंसेप्ट ऑफ नेशन। क्या लाया? कंसेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। पहले देश क्या होता है और फिर देश की तरफ हमारे भाव क्या होने चाहिए, ये दोनों कंसेप्ट हमारे पास में ये लेके आया हमारे पास। इसका मेन एम यही था हमारे पास कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनानी है जहां पे सबके पास में इक्वल राइट्स और एक लॉ मेकिंग बॉडी हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास में एक लॉ मेकिंग बॉडी हो जिसके अंडर वो रूल करें या जिसके अंडर वो काम करें। इसमें कई सारे मेजर्स और कई सारे प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व किए गए थे। जैसे सबसे पहले आपने रॉयल फ्लैग को हटा दिया, राजा के फ्लैग को हटा दिया, रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय
ट्राई कलर भाई, रॉयल फ्लैग को आपने रिप्लेस कर दिया था ट्राई कलर फ्लैग से। आपने स्टेट्स जनरल को जो है वो इलेक्ट किया गया था, इलेक्टेड स्टेट्स जनरल, जिसका नाम क्या रख दिया गया था फिर? नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। उसको जो है वो वापस से नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया उसको? नेशनल असेंबली, ये नाम दे दिया भाई उसको हमने फिर रीनेम करके। इसके साथ ही हिम्स लिए गए थे, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, भाई नए जो है वो गाने बनाए गए, नए श्लोक बनाए गए, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड हमारे पास में। ओथ्स ली गई थी, भाई हम अपने नेशन के लिए काम करेंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे, ओथ्स ली गई थी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था अब आपके पास में, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था जिसमें यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए थे सभी सिटीजन्स के लिए, भाई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक ही नजरिए से देखा जाएगा। तो यूनिफॉर्म लॉज आ गए थे आपके पास में। कस्टम ड्यूज को क्या किया था? अबॉलिश कर दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज एंड कस्टम ड्यूज वर अबॉलिश्ड। कस्टम ड्यूज को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया था आपके पास में। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आ गया था ताकि ट्रेडिंग को आसान किया जा सके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसका आपके पास में यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया था आपके पास में। और फ्रांस को फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। ये मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले, है कि नहीं? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस आइडिया को और अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए, नेशनलिज्म के आइडियाज को और अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने जैकोबियन क्लब्स वगैरह फॉर्म किए थे। जो स्टूडेंट्स थे या एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स थे वो इस जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे। ये सब के सब रिवॉल्यूशनरीज थे जो चाहते थे किसी तरीके से जो कंट्री में रिपब्लिकन आइडिया है उसको खत्म किया जाए। एक न्यू आइडिया जो हमारे पास में आइडिया है लिबर्टी का, इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें किसने? नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसने? नेपोलियन। राइज ऑफ नेपोलियन हमें 1804 से 1815 के बीच में देखने को मिला। नेपोलियन जो है वो कौन था? नेपोलियन में, ये नेपोलियन जो है वो एक फ्रेंच स्टेट्समैन था, साथ ही ये एक मिलिट्री लीडर भी था। कौन था भाई? मिलिट्री लीडर था। फ्रांस में इसके पास में जैसे ही पावर्स आई तो इसने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल कैंपेन्स किए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वॉर थी उससे पहले, जिससे उसने कई सारे यूरोप के हिस्सों पे अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ में इसने कई सारे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे पावर में आने के बाद में, पर इसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, इसलिए इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए इसे जो है वो डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है हमारे पास में। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी हमारे पास में हमें क्या देखने को मिला कि इसने जो है वो नए रिवॉल्यूशनरी फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे कि वो लोग पहले से फेमिलियर नहीं थे, भाई जिसको वो पहले से नहीं जानते थे। इस कारण से उसके रूलिंग पैटर्न में भी इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे उसने लागू किया था अपना नेपोलियनिक लॉ, जिसे कहते हैं सिविल कोड। कब किया था ये? 1804 में। कब किया था? 1804 में। जिसमें क्या था? सबसे पहला क्या था? इक्वालिटी को इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, भाई कानून के सामने जो है वो इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया गया, सब एक ही नजरिए में जो है वो नजरिए से हम उनको लीड करेंगे। फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड।
फ्यूडल सिस्टम जो उनके पास में जो स्टेट जनरल को आपको पे करना है उन सबको राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया था हमारे पास में बाय थी प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस लोगों को मिल रही हैं उन प्रिविलेजेस को जो है वो खत्म कर दिया गया था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था तो ये जो कोड था सिर्फ फ्रांस में नहीं इसके साथ ही डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड इटली जर्मनी में भी लगाया गया जहाँ पे नेपोलियन ने कॉन्कर किया जहाँ पे नेपोलियन ने अधिकार जमा लिया था अपना पावर को स्टैब्लिश कर लिया था तो ये जो यूनिफॉर्म लॉज है स्टैंडर्ड बेस्ड है वेट्स लगाए गए नेशनल करेंसी बनाया गया इन सबको तो सबने बहुत इजीली बहुत अच्छे से जो है वो एक्सेप्ट भी किया था पर बाकियों को सबने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था शुरुआत कुछ ठीक है हमारे पास में पर जो हमारे पास में जो सिचुएशन लगातार बढ़ती जा रही थी बिगड़ती जा रही थी क्यों बिगड़ती जा रही थी इसके बिगड़ने के कारण थे हमारे पास में कि कुछ लोगों को इनके जो फैसले थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे अब कौन से फैसले थे जो भाई पसंद इंक्रीज इन टैक्सेशन इसने क्या किया भाई वॉर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हमारे पास जो है वो एक सबसे बड़ा इसका हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है टैक्स इंक्रीज हम बोले फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण ये हमारे मेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के कारण थे कि भाई टैक्स कहते शिफ्ट मतलब आप अगर कोई मीडिया प्रिंट मीडिया उसको फ्रीडम नहीं है आप अपनी मर्जी आप उसको ऑब्जर्व करते हुए आर्टिकल नहीं लिख सकते किसी के बारे में बोल नहीं सकते आ रही बात समझ में दैट सेंसरशिप हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी और साथ ही हमें फोर्स एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिल रहा था फोर्स्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन पीपल आर्मी में जो कॉमन पीपल थे उनको जबरदस्ती भर्ती किया था क्यों थे कि अभी जितने हिस्सों में नेपोलियन की चाह क्या थी भाई मैंने 5 हिस्सों पे रूल कर लिया है मैं अभी और भी कॉन्कर करूंगा इसलिए वहां पे भी रूल करूंगा अब उसके लिए उसको जरूरत थी तो वो जबरदस्ती जो है वो आम जनता को सेना में याद रहेगी पक्का वाली यहाँ तक के इम्पोर्टेंट ईयर्स की अगर मैं बात करूं आपके पास में तो इम्पोर्टेंट ईयर्स रिवॉल्यूशन कब हुआ जोर से बोल याद रहे वेरी गुड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ आपके पास में 1789 में फिर नेपोलियन ने अटैक किया इटली पे कब 1800 करीबन 10 साल बाद 77 में 77 में जब नेपोलियन हमारे और इसी में कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया था इसी में क्या था कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है भाई कोड ऑफ कंडक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ तो भाई 1797 में किसने किया नेपोलियन याद रखना है ठीक है ओके अभी तक का आपको ये ध्यान रखना है आपको फिर उसके बाद राइज हुआ राइज ऑफ नेपोलियन कब हुआ फोर में कब हुआ था 1804 से लेके तक चला था कब तक हाँ 1804 से 1817 तक चला था हमारे पास चलो दो चार एमसीक्यू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है which country became
territorial state in Europe इन 1789। भाई कौन सी कंट्री थी जो पूरी तरीके से फुल फ्लैश हमारे पास में जो है वो इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल स्टेट बन गई थी? कब? 1789 में, बताइए। हाँ क्या? फ्रांस। ऑप्शन ही गलत लिख रही थी। Yes, it was है वो एक फुल्ली डेवलप्ड टेरिटोरियल स्टेट बन गया था, या फुल्ली हमारा स्टेट बन गया था, जिससे हुकूमत से आसान हो गया। नेक्स्ट, when was first clear expression of नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप? भाई कब था जब यूरोप में सबसे पहले ये देखा गया कि अरे हाँ, कोई एक नया कीड़ा लोगों के अंदर जागृत हो रहा है, जिसे कहते हैं नेशनलिज्म? कब देखा गया था? इट वाज 1787 या 1759 या 1789 या फिर 1769? बताइए। 1789। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर भी, 1789। Which language among the following written and spoken in Paris and further common language? वेरी गुड। ये हमारे पास में फ्रेंच ऐसी लैंग्वेज थी जिसको इन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया था हमारे पास में कॉमन लैंग्वेज के तौर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। which newly designed flag was chosen to replace और फॉर्मल फ्लैग को क्या कहते थे? रॉयल स्टैंडर्ड। बताइए। नाम बताइए। ऑप्शन ए यूनियन जैक, ऑप्शन एंड रेड क्रॉस। बताओ। ट्रायंगुलर फ्लैग को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए फिर आगे करते हैं। Which of the following reform made the whole system in France more rational and efficient?
बताइए कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म? बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में उसने उसको बहुत ज्यादा सोशल बना दिया था हमारे पास में, और सॉरी राष्ट्रीय बना दिया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक रिवाइज। आगे कराऊं या आज इतना ही? नहीं नहीं, आपके दिमाग में घुसना चाहिए। थोड़े से खत्म नहीं होगा फिर।